आई होप गूगल क्लासरूम में जो भी पोस्ट हो रहा है वो सभी लोग रीड कर रहे होंगे। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नए ज्वाइन किए हैं। Out of 83, only 35 students have joined the class. Why? What's the reason? मैम विजुअल स्टूडियो भी तो फ्रेमवर्क है, तो एचसीएल का क्या यूज है? फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। देखो, विजुअल स्टूडियो फ्रेमवर्क है। एफसीएल आपका उस फ्रेमवर्क में ही लाइब्रेरीज को प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग हेडर फाइल्स रखते थे, उसी तरह एफसीएल का काम है आपके सारे लाइब्रेरीज को एक जगह कलेक्ट करके रखना। जैसे हम लोग पैकेज रखते थे ना इसमें, जावा में, यस मैम। उसी तरह VB.NET में हम लोग क्लास लाइब्रेरीज को रखते हैं। क्लास लाइब्रेरीज की बात करते हैं, जो कि आपका पूरा CLR के अकॉर्डिंग बनाया गया है। मीन्स किसी भी लैंग्वेज में आसानी से वो कन्वर्ट हो जाता है और इजीली कंपाइल होता है। मैम CTL एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। CTS सॉरी S। CTS आपका कॉमन टाइप सिस्टम, ये है क्या? तो CTS क्या करता है कि आपके जितने भी डेटा टाइप्स आप यूज करते हो आपके प्रोग्राम में, या फिर आप जो भी फंक्शंस यूज करते हो, हर एक लैंग्वेज में अलग अलग तरह का कोड होता है, अलग अलग सिंटेक्स होता है, अलग अलग कॉल करने का तरीका होता है और उसको डिफाइन करने का तरीका होता है। ठीक है, तो उन सबको वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करने के लिए कन्वर्ट करता है, इसीलिए उसको कॉमन टाइप सिस्टम बोला गया। मीन्स आपका जो भी डेटा टाइप, फंक्शंस, प्रोसीजर्स जो भी आप बना रहे हो, वो सब एक कॉमन टाइप में कन्वर्ट होकर के एक जगह कह सकते हो कोलैबोरेट हो जाता है, जिसके थ्रू कि आपका कंपाइलेशन CLR के लिए इजी हो जाता है। ओके मैम। Any more query from the yesterday sessions? और CLR मैम कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एक इन्वायरमेंट है जो कि सभी लैंग्वेज के लिए कंपैटिबल बनाया गया है। जैसे आपका जावा में आप लोग जावा रन टाइम इन्वायरमेंट पढ़े थे, सिमिलर वे में हमारे पास .NET फ्रेमवर्क में CLR है, जो कि किसी भी लैंग्वेज के लिए कॉमनली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ताकि इजीली आपका कोई भी कोड अगर कंपाइलर यूज कर रहा है तो कंपाइल कर ले, और अगर इंटरप्रेटर यूज कर रहा है तो इंटरप्रेट करके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, ताकि वो इफिशिएंटली एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होकर के आपका एग्जीक्यूशंस को परफॉर्म करे। इसके बाद हम लोग इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे डिटेल में, बिकॉज आपके सिलेबस में ये सारी चीजें अलग अलग दी गई हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू हम कल की क्लास में डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन में, कि CTS, FCL, सॉरी CLR और FCL ये दोनों कोर पार्ट है आपके .NET फ्रेमवर्क का, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेटेबल बनाने के लिए हमारे पास CTS है, कॉमन टाइप सिस्टम, और ये तीनों एक साथ कोऑर्डिनेट करके ही आपके जो भी सोर्स कोड आप लिखते हो उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। आई होप मोस्ट ऑफ हैज ज्वाइंड। नाउ लेट मी मेक क्लियर what is the reason that only 35 students have joined the Google Classroom. Either the link is not get activated or the code is not working.
मैम बहुत कोई का ऑफिशियल मेल खुल नहीं रहा है, नवाजिश का भी नहीं खुल रहा है मैम, इसीलिए वो भी नहीं आ पा रहा। I am asking about Google नहीं, पहले Classroom. पहले लिंक जो आता था ना तो उसमें सबको आसानी होता था आने के लिए, तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। मैम ना जो लिंक आता है ना मैम, वो गूगल कैलेंडर से लिंक है, तो जिसके पास गूगल कैलेंडर नहीं है उसको दिक्कत हो रहा है। के लिए मैम बोल रही है क्लासरूम। I am अच्छा, talking classroom. about classroom. First, listen what I am asking. एक्सक्यूज मी मैम। Yes, मैम Abhijit. मैम अभी 2 क्लास किए हैं मैम ऑफिशियल मेल से, फिर अचानक से मैम पासवर्ड गलत बता रहा है मेरा। Okay. चेंज कर दियो। आप अपने कोऑर्डिनेटर सर को मेल कर दीजिए कि सर आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, काइंडली सॉल्व द प्रॉब्लम। अभिमन्यु सर फोन नहीं उठा रहे हैं मैम। हाँ ये सब प्रॉब्लम I haven't asked to mail to the Abhimanyu sir. I am asking to mail to your respective coordinator. नहीं मैम, पहले अभिमन्यु सर से मैटर। Now मनु सर करते थे ना मैम, इसीलिए सर बार बार आ जाता है, आदत हो गया ना नाम का उनका। मैम एक क्वेश्चन है। yes, मैम मैनेज्ड कोड क्या होता है? मैनेज्ड कोड हम कल ही डिस्कस किए थे। 2 तरह का कोड होता है, मैनेज और अनमैनेज्ड। तो मैनेज्ड कोड में हम वो सारे कोड्स को इन्वॉल्व करते हैं जो कि आपका सीपीयू के आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट नहीं हो। ये सारे जो मैनेज कोड होते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क का जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है उसके थ्रू हैंडल किया जाता है। और अनमैनेज कोड वो सारे कोड होते हैं जो कि आपके असेंबली लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल कंपाइलर को यूज करते थे। दैट आर द अनमैनेज्ड कोड। और मैनेज्ड कोड वो सारा कोड है जो कि आपका सीपीयू के आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट नहीं है, और डॉटनेट फ्रेमवर्क उसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेटर से उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और कोई क्वेरी? नहीं, आई थिंक अब आपका कोई क्वेरी नहीं है। सो लेट्स बिगिन द टुडे सेशन एंड टुडे वी विल डिस्कस हाउ डॉटनेट हैज इवॉल्व। हम लोग कल ही डिस्कस किए थे कि हमारा डॉटनेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो आज हम लोग इवोल्यूशन देखेंगे और उसके बाद डॉटनेट के डिफरेंट वर्जन्स को देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा डॉटनेट का वर्जन आया। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे इवोल्यूशन कि हमारा 1990 में माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू विजुअल स्टूडियो के साथ आपका डॉटनेट फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया और 2000 में इसका बीटा वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ। 2002 में डॉटनेट 1.0 आया। उसके बाद ओपन सोर्स वर्जन के लिए 14 में नेक्स्ट जनरेशन आया, फिर 16 में, फिर 18 में, फिर 19 में। और हर एक वर्जन्स के साथ एक नया नया प्रॉपर्टीज ऐड होता चला गया। ठीक है, इज प्रेजेंटेशन विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। इसमें देख, इस स्लाइड को हम लोग कल भी डिस्कस कर लिए Yes, थे। ma'am. आज हम लोग फर्दर डॉटनेट वर्जन की ma'am. बात करेंगे। फिफ्थ सबसे सेमेस्टर पहले क्लास है क्या? सबसे पहले 1.0 फर्स्ट सेमेस्टर का है मिश्रा। 13 फरवरी 2002 को इंट्रोड्यूस किया गया। 1990 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ और 2000 में बीटा वर्जन रिलीज हुआ। कौन सा कोर्स है? नवाजीश एंड नीरज,
Shivam, this is the last warning to you. मैम मैं गलती से खुल गया था, बंद कर लिया। So 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 2000 में बीटा वर्जन है, 2002 में फर्स्ट वर्जन आया, और फर्स्ट वर्जन कब आया आपका? 13 फरवरी 2002 में। After that 2.0 22nd January 2006। ऑलरेडी इस स्लाइड में भी आपका 2002 से हम डायरेक्ट 14 पे गए, बिकॉज 1.0, 2.0, 3.0, 3.5 और 4.0 कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड था। इसमें आप लोग देख रहे हैं इस फिगर में, अभी तक फ्रॉम द 2002 to 2019 there are 15 versions of .NET, and in each version there are some additional features involved. We will discuss the additional features of each and every version one by one. Okay, so you can see that this slide give you a brief idea about the versions of the .NET framework. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So now moving to the next version. हर एक वर्जन के साथ, .NET वर्जन के साथ आपका CLR वर्जन भी अलग अलग है, ठीक है? तो ये जो स्लाइड है इसमें आप देख रहे होंगे टेबल है, जो कि .NET वर्जन के साथ साथ CLR वर्जन को भी बता रहा है। मैम CLR वर्जन क्या? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। यस, ऑलरेडी हम कल की क्लास में इसको डिस्कस किए थे कि CLR और FCL बेसिक पार्ट है, कोर पार्ट है .NET फ्रेमवर्क का, ठीक है? रेगुलर हेडर नहीं है। हर एक वर्जन के साथ उस वर्जन में कौन सा रन टाइम इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपका मैटर करता है, बिकॉज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या था? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके कोड को कॉमनली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूटेबल बना रहा है। तो जैसे जैसे आपका इवोल्यूशन होता गया .NET के वर्जन्स में, नए नए फीचर्स ऐड होते गए, तो इसके अकॉर्डिंग हमको CLR भी अपडेट करना था। So there are different .NET versions as well as CLR version. 1.0 में आपका CLR version 1.0 आया, जो कि Visual Studio .NET डेवलपमेंट टूल पे बेस्ड था, और वो Windows XP और सर्विस पैक 1 के लिए एप्लीकेबल था। Windows XP सर्विस पैक 1, आई होप ये टर्म आप मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इको हो रहा है मैम, इको नहीं हो रहा है मैम, आप शीट ओपन करके रखा हुआ है इसीलिए उसका साउंड रिप्लाई कर रहा है। वो जो डीजे वाला इफेक्ट है वो आ रहा है। सही से तो आ रही है मैम। मैम आप म्यूट हो गई हैं, आप म्यूट हो गई हैं मैम। कैसे हो राहुल? अच्छा नवाजिश भाई तुम कैसे हो? बहुत मिस कर रहे हैं तुमको। क्या रे तुम राहुल इतना प्यार क्या करते हो? यस मैम। ओके, unmute yourself everyone. And I think many of you have doesn't read the instructions posted in your Google Classroom. I request everyone to read the instruction once again. मैम अभी क्लासरूम तो ज्वाइन ही नहीं किया था, कहाँ से करें? That's why I have asked what's the reason behind it.
why you haven't joined the class yet? मैम वो मेल बहुत लेट से आता है मैम, पता ही नहीं चलता, उसका तो नोटिफिकेशन तक नहीं आता है। मेरे पे तो आता ही नहीं है। मेरे पे आता है। मेरे पे आता भाई ही सब करके रखे हैं भाई। Only 35 students have joined till date. मैम मेरे पास भी नहीं आता है मैम। मैम मेरे पे में कोई ऐसी नहीं आया। मैम आज कर लेंगे मैम। 35 से 35 लोग दिन भर मोबाइल पे लगे रहता है मैम। हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। Okay, now मेल लेट से आया है इसलिए प्रॉब्लम हुआ थोड़ा। okay. मेरे 3 दिन बाद आता है क्या? Today I will share the code on the WhatsApp group. यस Okay? यही मैम व्हाट्सएप Okay, ग्रुप ma'am. पे ही ठीक रहेगा मैम। ऑफिशियल जो है ना मैम, यस मैम व्हाट्सएप ग्रुप मेल वाला चक्कर बहुत झंझटिया है। अच्छा है। Now only communication will be take place through the proper channel, through email only. That's why you are requested to check your official email on daily basis. जी मैम सही है। मैम हम Yes. दिन भर में नहीं तो 6 से 7 बार मेल चेक करते हैं। Okay. कितना नल्ला भाई हमारे फालतू बात बंद करो ना सचिन। अवार्ड दो इसको। Now, see, Windows support XP SP1 इसके बारे में सभी को नॉलेज है? ये क्या है मैम एक्सपी? क्या मैम एक्सपी? जब हम लोगों का जब फर्स्ट वर्जन आया था .NET का, उस समय हमारे यहाँ ज्यादातर एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते थे विंडोज का। विंडोज का जो एक्सपी वर्जन है वो वाला हर जगह यूज होता था। एक्सपी वर्जन आपका अलग अलग सर्विस पैक में आया था। एक्सपी SP1, एक्सपी SP2, एक्सपी SP3। तो जब हमारा .NET वर्जन 1.0 आया, उस समय हमारे पास मार्केट में विंडोज एक्सपी SP1 ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर यूज होता था, इसलिए वो उसके सपोर्टिव में बनाया गया। नेक्स्ट वर्जन हमारा आया 1.1 जो कि विजुअल स्टूडियो .NET 2003 पे डेवलप किया गया। मीन्स हम लोग जो भी कोड लिखते थे .NET प्रोग्रामिंग के लिए, उसके लिए हम लोग यूज करते थे विजुअल स्टूडियो .NET 2003 जो कि सपोर्ट करता था XP, SP2 और SP3 को। फिर जब हमारा .NET वर्जन 2.0 आया तो वो आपका सपोर्ट करता था विंडोज XP को ही। वो दोनों के लिए कंपेटेबल था, SP1 के लिए भी, SP2 के लिए भी और SP3 के लिए भी। और तब तक हमारा विजुअल स्टूडियो .NET 2003 से अपडेट हो गया था 2005, इसलिए जो भी नए फीचर्स आए वो विजुअल स्टूडियो 2005 के अकॉर्डिंगली इनबिल्ट किया गया। और जैसे जैसे हमारा हर एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता गया, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपडेट होते गए, उसके अकॉर्डिंग हमारा .NET का वर्जन्स भी अपग्रेड होता गया। ये टेबल आपके पास कह सकते हो एक समरी बता रहा है कि कौन से .NET वर्जन के लिए कौन सा CLR वर्जन यूज था और उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो के कौन से टूल्स को यूज किया और वो किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट किया। अब इतना तो आइडिया तुम लोगों के पास होगा कि हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसका कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। तो ये टेबल इस .NET वर्जन्स के मिनिमम रिक्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मीन्स अगर हम बात करेंगे .NET वर्जन 2.0, इट मीन्स कि .NET वर्जन 2.0 के प्रोग्रामिंग के लिए हमको विजुअल स्टूडियो 2005 इंस्टॉल करना होगा। हम उसको विंडोज XP के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको 4.0 की प्रोग्रामिंग करनी है तो हम विजुअल स्टूडियो 5 पे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि विजुअल स्टूडियो 2005 .NET वर्जन 4.0 से पहले इंट्रोड्यूस हुआ। इट मीन्स 4.0 के जो फीचर्स होंगे वो इसके सपोर्टिव नहीं होंगे। तो कह सकते हैं कि हम जो भी .NET वर्जन यूज कर रहे हैं, हमको ये जानना होगा कि उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा, वो कौन से डेवलपमेंट टूल को सपोर्ट करेगा। बिकॉज आपका जो CLR वर्जन है वो उस डेवलपमेंट टूल के साथ इंटीग्रेटेड होता है।
तो हम लोग जब भी कोडिंग करेंगे हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। मैक्सिमम डजंट मैटर बट मिनिमम मैटर्स। आई थिंक इस टेबल से आप लोगों को ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि डॉटनेट के अब तक कितने वर्जन आए और CLR के कितने वर्जन अब तक आए। Now moving to the next one, .NET Framework 1.0। ये क्या था? फर्स्ट वर्जन था .NET Framework का। .NET Framework 1.0 कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 13 फरवरी 2002 जब बना था। ठीक है। उसके बाद आया .NET Framework 1.1 जिसको कि हम लोग कह सकते हैं अप्रैल 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ और इसका वर्जन CLR का जो वर्जन था दैट इज 1.1। इसमें जो मेजर फीचर्स को इंक्लूड किया गया इसमें जो मेजर फीचर्स को इंक्लूड किया गया उसमें आपका क्या क्या फीचर्स आया? ADO.NET और ASP.NET। मतलब कि वॉइस इज बफरिंग अ लॉट मैम। हम लोगों को तो क्लियर सुनाई। वॉइस प्रॉब्लम है मैम बार बार। स्लाइड विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यस मैम स्लाइड विजिबल है, वॉइस ऑडिबल नहीं है। सभी अभिजीत से का रिक्वेस्ट है अपना अपना माइक को म्यूट करके रखो, ठीक है? अभिजीत कर लो। नवाजिश आ गया भाई। दीपा का मैम का आवाज सुन सकते हैं, ठीक है? तुम मत। तो .NET Framework 1.0 जो था वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज के लिए था। इट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे थे जिसमें कि हम लोग C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे थे। अभी भी हम C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं कंसोल प्रोग्रामिंग के लिए। कंसोल को एक बार अच्छे से समझाना दीजिए मैम, कंसोल बेस्ड क्या होता है? कंसोल प्रोग्रामिंग वैसा प्रोग्रामिंग है जिसमें कि आप कमांड लाइन के थ्रू जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है आपके सिस्टम का उसके थ्रू इंटरेक्ट करते हो। इसमें आपका कमांड लाइन बेस्ड होता है। जैसे C प्रोग्रामिंग आपका कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग है, वहां पे हम सिर्फ टेक्सचुअल्स में बात करते, कहीं भी ग्राफिकल नहीं आता है। डॉस प्रॉम्प्ट पे हम लोग कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। डॉस कमांड पढ़े हो? यस मैम। उसमें हम लोग कंसोल बेस्ड करते हैं। मीन्स वहां भी हमारा सिर्फ और सिर्फ कमांड लाइन काम करता है, GUI नहीं है। उसी तरह C# में जब हम बात करते हैं वो भी हमारा कंसोल बेस्ड है। तो .NET Framework 1.0 में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग कर रहे थे। 1.1 में नए नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें सबसे मेजर फीचर्स था ASP.NET और ADO.NET। ASP.NET आपका वेब प्रोग्रामिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया और ADO.NET आपका डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए। क्योंकि जब हम वेब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं से डेटा को रिट्रीव करते हैं, डेटा सबमिट करते हैं। तो डेटा हैंडलिंग के लिए हमको डेटाबेस चाहिए था। तो ASP.NET के साथ साथ ADO.NET का भी अपडेट आपका .NET Framework 1.1 में इंट्रोड्यूस किया गया और आपके जो .NET फ्रेमवर्क है उसको कॉम्पैक्ट बनाया गया। इसके कोडिंग के लिए एक नया गाइडलाइन बताया गया जो कि सिक्योरिटी फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया। अब बात करें सिक्योरिटी फीचर्स को क्यों इंक्लूड किया गया, क्यों गाइडलाइन की जरूरत पड़ी। तो जब ये इवॉल्व हुआ था 2003 में, उस समय हमारे पास इतना इजी वे में इंटरनेट एक्सेस नहीं था। स्पेशली
हम जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, इंडिया, यहाँ पे इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी इंटरनेट सर्विसेज की। और सिक्योरिटी, चूंकि हम ASP.NET को इन्वॉल्व किए, इट मींस हम वेब सर्विसेज बनाना शुरू किए, वेब प्रोग्रामिंग करना शुरू किए, डेटाबेस कनेक्टिविटी शुरू किए ADO.NET के साथ। तो ये दोनों कहीं ना कहीं ग्लोबली एक्सेस हो रहा था, चूंकि वेबसाइट था। तो हमारे पास डेटा के सिक्योरिटी के लिए एक टूल्स जरूरी था। अब उस टूल्स को हम कैसे यूज करेंगे, उन सभी के लिए एक प्रॉपर सिक्योर कोडिंग गाइडलाइन का इंट्रोड्यूस किया गया .NET फ्रेमवर्क 1.1 में। 1.1 के साथ नए नए फीचर्स क्या क्या आए? पहला, वेब प्रोग्रामिंग के लिए इसको यूज किया गया ASP.NET इंट्रोड्यूस करके, डेटाबेस के लिए इसको किया गया ADO.NET अपडेट करके। साथ ही पैरेलल एग्जीक्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए साइड बाय साइड एग्जीक्यूशंस को इवॉल्व किया गया। बिकॉज जब हम बात करते हैं वेब प्रोग्रामिंग की, तो पैरेलली आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करते हैं, तो साइड बाय साइड एग्जीक्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। .NET कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क, इसका जो फ्रेमवर्क था उसको और कॉम्पैक्ट बनाया गया। सिक्योरिटी फीचर्स को इनबिल्ट करने के लिए सिक्योर कोडिंग गाइडलाइन इंट्रोड्यूस किया गया, और आपका एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय होगा उसके इंफॉर्मेशन के लिए भी एक प्रॉपर गाइडलाइन का इंट्रोडक्शन किया गया था .NET फ्रेमवर्क 1.1 में। .NET फ्रेमवर्क 1.1 में किसी को कोई कंफ्यूजन है? सौरभ कुंदन। यस मैम। .NET फ्रेमवर्क 1.0 और .NET फ्रेमवर्क 1.1 में बेसिक डिफरेंस क्या है? .NET फ्रेमवर्क 1.0, .NET फ्रेमवर्क 1.1 में बेसिक डिफरेंस क्या है? गौतम कुमार राय। 1 का डिफरेंस है मैम। गौतम कुमार राय। मनाली। गुड्डी। सचिन। जी मैम। What is the difference between 1.0 version and 1.1 version of .NET? मैम अभी ज्वाइन किया है मैम तुरंत। मैम हमको लगा अभी 12 बज रहा है। सुधांशु। यस मैम। वो Tell me the अपडेट basic features of 1.1. First listen the question. 2003 वाले में वो। Sudanshu, first listen the question. Yes ma'am. What are the 4 basic features which was introduced in .NET 1.1? एक ओरेकल प्रोवाइडर ऐड किया गया था, और अपडेट में क्या क्या था? अपना वीडियो ऑन कर लो सुधांशु। यस मैम। हाँ अब बोलो।
मैम एक ओरेकल प्रोवाइडर ऐड किया गया था और 2003 का अपडेट था क्या क्या। शालिनी, मैम ईडीओ वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया था और डेटाबेस कनेक्टिविटी न्यू वर्जन में अपडेट किया गया था वेब सर्विसेज के लिए। ठीक है। और CLR 1 यूज होता था 1.0 में, 1.1 में CLR 2 यूज होने लगा। ठीक है। सूरज, सूरज, यस मैम। .NET फ्रेमवर्क 1.0 को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2003 तो 1.0 को हाँ। 2002 में। और 1.1 को 2003 में, अप्रैल में। अप्रैल में 2003 में। कौन सा CLR वर्जन यूज किया है .NET फ्रेमवर्क 1.1? ये तो पता नहीं मैम। ठीक है। I request everyone to mark your attendance. Then after I will continue framework 2.0. Mark your attendance with your name, section and last 3 digit of your registration number, not classroom roll number. Okay, I hope everyone has marked their attendance. Now, let's continue with the .NET Framework 2.0 version. 2.0 version was introduced in November 2013 with CLR version 2.0. It has some basic features which was supported by .NET Framework 1.1. जो फीचर्स 1.1 में थे वो सभी फीचर्स 2.0 में इनहेरिट हुए। कुछ नए फीचर्स को इसमें और अपग्रेड किया गया, जिसमें से कॉमन फीचर्स है 64-बिट प्लेटफॉर्म सपोर्ट। 2013 के पहले हमारा जो .NET ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा था। ऑलरेडी हम लोग देखे थे कि आपका जो .NET फ्रेमवर्क 1.1 है वो विंडोज के लिए था, विंडोज XP के लिए। उसके बाद आपका 2.0 जो आया ये भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट किया, XP को सपोर्ट किया विद सर्विस पैक 2 और 3, और ये आपके 64-बिट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया। इसके पास और नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि एक्सेस कंट्रोल का लिस्ट बढ़ा। अब एक्सेस कंट्रोल क्या था? एक्सेस कंट्रोल जनरली हम लोग जब किसी भी एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं तो उस एप्लीकेशंस में हमारे पास जो भी
कंट्रोल होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सेस कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक फॉर्म लिए, उस फॉर्म पे हम 4 फील्ड लिए, नेम, रोल नंबर, सेशन, सब्जेक्ट, और उसके बाद हम सेशन में ड्रॉप डाउन बॉक्स यूज किए जहां पे कि आपको पर्टिकुलर सेशन चूज करना है। सपोज करो 18 to 21, 19 to 22, 20 to 23। इट मीन्स कि हम यूजर को एक्सेस का कंट्रोल दिए हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा को एक्सेस करे। तो इस तरह के जितने भी एक्सेस कंट्रोल फीचर्स, एक्सेस कंट्रोल कमांड्स हैं, एक्सेस कंट्रोल्स हैं, उन सबको इनहेरिट किया गया फ्रेमवर्क 2.0 के साथ। ऑथेंटिकेटेड स्ट्रीम, उसके बाद 1.1 जो हमारा डॉटनेट फ्रेमवर्क था वो उतना ऑथेंटिकेटेड नहीं था। जैसे हम लिस्ट, जो भी हमारे पास टूल बॉक्स थे विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए, उनके टूल बॉक्स में जितने भी टूल्स थे उस पे जैसे ही हम एक्सेस को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने लगे तो ये कहीं ना कहीं आपके ऑथेंटिकेशंस को भी इनहेरिट किया। नेक्स्ट इज COM, इंटरऑप सर्विसेज, मीन्स आपका इंटर ऑपरेशनल सर्विसेज जो होता है आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगा, कौन सा कंट्रोल किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, या फिर कह सकते हो कि एक लेयर दूसरे लेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसके लिए इंटर ऑपरेशनल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया। कंसोल क्लास का एडिशन किया गया। कंसोल क्लास इट मींस कि पहले जो कंसोल बेस्ड प्रोसीजरल था उसको क्लास बेस्ड में कन्वर्ट किया गया। डेटा प्रोटेक्शन, डीबगर, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए क्या चेंजेस जरूरी है, इन सब के फीचर्स को इनबिल्ट किया गया। और सबसे मेजर जो इन्हांसमेंट हुआ डॉटनेट फ्रेमवर्क 2.0 में, दैट इज द इवेंट लॉग इन्हांसमेंट। इवेंट लॉग आपका नाम से पता चल रहा है, इवेंट प्लस लॉग। ये इवेंट लॉग क्या होता है, क्या कोई बता सकते हो? इवेंट लॉग इवेंट बता सकते हो? मैम जितने भी इवेंट मीन्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करके एक जगह स्टोर करते हैं इवेंट लॉग में। एग्जैक्टली। अब ये इवेंट क्या होता है? टास्क, एनी टास्क परफॉर्म्ड somehow, right? इवेंट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट टाइप्स का होता है। जब हम इवेंट की बात करते हैं, इट मींस इवेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मींस आपके पर्टिकुलर एक्शन पर पर्टिकुलर कोड परफॉर्म होना, दैट इज द इवेंट प्रोग्रामिंग। जैसे आप बटन पे क्लिक किए, उस बटन के क्लिक इवेंट पर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। आप माउस मूव करते हो, दैट इज द माउस मूव इवेंट। आप सेलेक्ट बॉक्स में सेलेक्ट करते हो और देखते हो कि चेंजेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, बहुत बार देखते हो स्पेशली इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपके पास स्टेट और सिटी को चूज करना है सेलेक्ट बॉक्स से, तो आप जो स्टेट को सिलेक्ट करते हो उसके रेस्पेक्टिव सिटीज अपने आप ड्रॉप डाउन में आ जाता है। जैसे आपने बिहार सेलेक्ट किया, बिहार के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट या सिटीज जो भी नेक्स्ट ऑप्शन है वो हाईलाइट होता है। अगर आपने झारखंड किया तो झारखंड के रेस्पेक्टिव सारे डिस्ट्रिक्ट। तो ये कैसे होता है? उस सेलेक्ट बॉक्स के ऑन सेलेक्ट और ऑन चेंज इवेंट पे। इट मींस इवेंट कब अकर हुआ? जब हम उस पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म किए। तो इवेंट लॉग का कॉन्सेप्ट इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग से आया। मींस आपके एप्लीकेशंस में, आप जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो उसमें जितने भी इवेंट हुए उन सब का एक ब्रीफ हिस्ट्री, दैट इज द इवेंट लॉग।
जो कि डॉटनेट फ्रेमवर्क 2.0 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद FTP सपोर्ट। जब हम वेब सर्विसेज की बात किए तो उस समय हम लोग 1.1 में सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल डेटास की बात कर रहे थे, फाइल्स की बात नहीं कर रहे थे। टेक्सचुअल डेटा दैट इज डेटाबेस में हमारा सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा जा रहा था। बट डॉटनेट फ्रेमवर्क 2.0 के बाद हमारे पास FTP सपोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया। FTP दैट इज फाइल ट्रांसफर वे फीचर्स को बिल्ड करने लगे। डॉटनेट फ्रेमवर्क 2.0 में हमारे पास फीचर्स आया FTP सपोर्ट। FTP सपोर्ट क्या था? मीन्स एक एप्लीकेशन से दूसरे जगह अपने फाइल का शेयरिंग, अपने फाइल का ट्रांसफर, जो कि डॉटनेट फ्रेमवर्क 1.1 में नहीं था। ये फीचर्स डॉटनेट फ्रेमवर्क 2.0 से आया। ठीक है। नेक्स्ट इज जेनेरिक कलेक्शंस, ग्लोबलाइजेशन, इनपुट आउटपुट एनहांसमेंट, डॉटनेट फ्रेमवर्क रिमोटिंग, पिंग, HTTP रिक्वेस्ट विद एप्लीकेशंस, ये सारे फीचर्स आपके वेब सर्विसेज से रिलेटेड है। SMTP, स्ट्रांगली टाइप सपोर्ट, थ्रेडिंग इंप्रूवमेंट्स, डेटा फिल्टरिंग, ट्रांजैक्शंस, ये सब कुछ जितने भी ये फीचर्स आए, ये सारे आपके वेब एप्लीकेशंस के साथ साथ विंडोज एप्लीकेशंस के लिए भी आए। मैम पिंग क्या होता है मैम? क्या चीज? पिंग पिंग मैम। पिंग यस मैम वही। पिंग एक तरह का कमांड है। ठीक है। मैं आवाज नहीं आ रहा आपका ठीक से। पिंग के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करें। पिंग एक तरह से कह सकते हो कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें एक बीप साउंड आता है। पिंग पोंग। तो साउंड के फीचर्स को वो इनहेरिट किया। पहले हमारे विंडोज एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज के लिए साउंड फीचर्स अवेलेबल नहीं था, लेकिन पिंग के इंट्रोडक्शन से हमारे एप्लीकेशंस में ये फीचर्स आया कि हम उसमें साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे जब हम क्लिक करें तो एक बीप साउंड हो, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपका ये प्रोसेस हुआ, या अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो एक बीप साउंड हो, या जो भी आप साउंड सेलेक्ट किए हो। तो दैट इज द पिंग। पिंग मतलब क्या होता है? याद दिलाना। मैम एक होता है आईपी कॉन्फ़िगरेशन वाला, जब हम लोग करते हैं मैम सीएमडी में, वहां पे पिंग 192 डॉट वो करके वो। हाँ, तो वो होता है कि हम अपने आईपी एड्रेस को कैसे पिंग करें, तो हम अपने आईपी एड्रेस के पास कैसे जा रहे हैं। इसलिए हम बोले कि पिंग का मतलब अलग अलग है, एक साउंड क्रिएशन और एक आपका कमांड जो कि आपके नेटवर्क से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पिंग का इंट्रोडक्शन दोनों के लिए किया गया, बिकॉज हमको एप्लीकेशन में साउंड भी चाहिए और हम जब नेटवर्क में कनेक्ट हो रहे हैं तो हमको आईपी एड्रेस को भी चेक करते रहना है कि हमारा एप्लीकेशन किस आईपी एड्रेस यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके ट्रेसिंग के लिए भी हमारे पास ये ऑप्शंस होना चाहिए। ठीक है। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल कंप्यूटर। अब यहाँ पे लोकल कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन कैसे हम जानेंगे? इस रीजन से, मीन्स अगर हमारा सिस्टम नेटवर्क में कनेक्टेड है, हम वेब एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो हमको ये भी तो पता करना है कि उसका लोकल कंप्यूटर पे क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये फीचर्स भी इनबिल्ट किया गया। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड फीचर्स, वेब सर्विसेज फीचर्स, ये सारे फीचर्स आपके इंट्रोड्यूस किए गए डॉटनेट फ्रेमवर्क 2.0 में।
.NET फ्रेमवर्क 2.0 आपका कौन सा वर्जन यूज किया डेवलपमेंट टूल? विजुअल स्टूडियो 2005। मीन्स आप कह सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो 2005 के इंट्रोडक्शन से हमारे पास वेब एप्लीकेशंस बनाना, अपने सिस्टम को एक्सेस करना, ये सारा फीचर्स इनबिल्ट हो गया। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस किए .NET के डिफरेंट वर्जन्स और उनका इवोल्यूशन। .NET के 3 वर्जन्स को आज हम लोग डिस्कस किए, 1.0, 1.1 और 2.0। ठीक है, एक वापस से एक रिवीजन। मैम क्लास खत्म। 1.0 that is the first version of the .NET framework in which there was no concept of web application services. In 1.1, ASP and ADO was introduced with a proper guideline which uses CLI version 1.1. And in 2.0, which was introduced in November 2013, the different new features were added. That was, it supports 64-bit platform, it gives access control list, it gives authentications, data protections, debugging become easier, FTP supports, event log enhancement, and other related services such as transactions, SMTP, serialization, security exceptions, etc. So, I hope you have get an idea about the 3 versions of .NET framework. Is there any confusion? Is there any query you can write in the chat box? अभिजीत म्यूट कर लो, वॉइस इको हो रहा है। Yes, if you have any query, then you can type in the chat box. ये स्लाइड हम शेयर कर देंगे। एक इंफॉर्मेशन है तुम लोगों के लिए, आने वाले टीचर्स डे के लिए आपको एक एक्टिविटी करना है। उस एक्टिविटी में क्या करना है, किसी भी टीचर्स का जिसके बारे में आप चाहते हो उनके बारे में, हु इज अजीत कुमार चौबे, हम बोल रहे थे जिस किसी भी टीचर्स के बारे में आप अपना व्यू देना चाहते हैं उनके बारे में आप अपना व्यू उनके फोटो के साथ पोस्ट कर देंगे, ईमेल के थ्रू शेयर कीजिएगा अपने कोऑर्डिनेटर को। ठीक है, टीचर्स डे के लिए आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी टीचर्स का फीडबैक या व्यूज शेयर करना चाहते हैं उनके बारे में वर्ड में टाइप करके उसको शेयर कर लीजिएगा उनके फोटोग्राफ के साथ। ठीक है, ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस फैकल्टी के बारे में अपना व्यू देना चाह रहे हैं। मैम किसी एक का मतलब किस एक फैकल्टी के बारे में बोलने पे दूसरे को बुरा नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा क्यों होगा?
सबको करना आपका मस्त है। आपको अपना व्यू देना है किसी एक पर्टिकुलर फैकल्टी के बारे में कि आप वो मास्टर आपका हम सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे, हम आपको बोले ये चीज करके आपको मेल करना है। आप चाहो तो अपना वीडियो बाइट भी शेयर कर सकते हो। सबको देना मस्त है मैम। बोले तो अंकित कितने नंबर का मैम? फालतू बात नहीं। मास्टर सर और रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सबको कि गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लो और जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ दिया गया उसको लिंक भेजिए मैम, लिंक भेजिए मैम लिंक भेजिए मैम। ओके कोड और रिपोर्ट। और अभी हम कोड यहीं पे शेयर कर देना चैट बॉक्स में। मैम जो फैकल्टी कॉलेज छोड़ चुके हैं उनके बारे में कौन कॉलेज छोड़ दिया निखिल? हाँ बोल सकते। अरे तो हम लोग तो उनके अम्बासडर सर पे लिखेंगे। दिस इज द कोड एवरीवन। अम्बासडर सर छोड़ दिए? सर पर लिखे। ओह क्या कोड है? चैट बॉक्स में है कोड। मैम कोड और लिंक लिंक ही चाहिए का जब कोड है तो लिंक नहीं होता भाई साहब उसमें बस कोड डालना क्लासरूम में लिंक से लिंक नहीं होगा तो कौन है यार ये? कौन है जो This is the link. You can use either code or link to join the class. And now you can leave the class. If you have any query, you may stay or you can leave. Now 45 students have joined the session of the classroom. Access control list. Okay, in the next session, we will discuss access control list and authenticated string. The question asked by Shivani and Rupam. Okay, because the session time is over and you have to take your lunch for the next sessions. Now you can leave the classroom. Those who have joined the classroom of the Google G Shoot are requested to join as soon as possible.